वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। एक बार फिर से तमाम न्यूज़पेपर के साथ हाजिर हैं हम और बताएंगे आपको न्यूज़पेपर में कौन सी खबर सुर्खियों में है, क्या हेडलाइंस है न्यूज़पेपर्स की। तमाम न्यूज़पेपर मेरे पास है, अमर उजाला, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। क्या कहती हैं इन अखबारों की सुर्खियां, उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपको बताएंगे कि खबरों में आज कौन सी खबर है जो सुर्खियों में बनी रहने वाली है, किस खबर पर अपडेट हम आपको देते रहेंगे, उस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही खबरों के विश्लेषण के साथ साथ बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए चाय की चुस्कियों के साथ सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन हर एक न्यूज़पेपर को रीड करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए हम हर एक न्यूज़पेपर को रीड करते हैं और उसका निचोड़ आपके सामने लेकर के आते हैं। कौन सी खबर प्रमुखता से न्यूज़पेपर में छापी गई है, इसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करती हूं, क्योंकि देखिए तमाम न्यूज़पेपर मेरे पास है और सभी न्यूज़पेपर की जो फ्रंट पेज की खबर है वो आम आदमी से जुड़ी हुई है। जी हां, रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जो कि आम आदमी के लिए चिंता का विषय बन गया है। देखिए, रसोई गैस सिलेंडर 1,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। तमाम न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पर इस खबर को प्रमुखता से छापा है। तो वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि कहां-कहां पे किन-किन शहरों में क्या-क्या दाम है एलपीजी सिलेंडर के, तो साथ ही पेट्रोल और डीजल के। तो देखिए, दैनिक जागरण की अगर बात करें तो यहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से शहर के अकॉर्डिंग यहां पर दाम भी दिए गए हैं। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की वृद्धि के बाद देश के कई शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए के पार पहुंच गई है। वहीं तेल कंपनियों ने 137 दिनों के बाद तेल के दामों में भी इजाफा कर दिया है। 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। उसके अनुसार सबसे पहले बात करेंगे घरेलू गैस सिलेंडर की, जिसकी नई दर दिल्ली की अगर बात करें, देश की राजधानी की बात करें, तो यहां पर 949 रुपए 50 पैसे हो गई है। मुंबई में 949 रुपए 50 पैसे है, तो कोलकाता में 976 रुपए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम है। वहीं पेट्रोल की अगर बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 21 पैसे है, मुंबई में 110 रुपए 82 पैसे हैं और डीजल की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर डीजल का दाम हो गया है, तो मुंबई में 95 रुपए प्रति लीटर दाम पहुंच गया है। अब इस बढ़े हुए दामों को लेकर के आम जनता की चिंता बढ़ गई है, तो वहीं संसद में भी इसको लेकर के हंगामा किया गया, बात रखी गई। लेकिन चूंकि तेल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसके लिए बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के महंगे होने के बावजूद तेल कंपनियों ने कई हफ्ते तक घरेलू बाजार में कीमतें नहीं बढ़ाई थी, लेकिन इसके बाद अब 137 दिन के बाद ये कीमत बढ़ाई गई है, जो कि आम आदमी की जेब पर कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं चूंकि देखिए अलग अलग शहरों में, ये चाहे अमर उजाला उठा लें, हम नवभारत उठा लें, तमाम न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर इस खबर को प्रमुखता से बताया गया है। संसद में विपक्ष ने हंगामा भी किया इस चीज को लेकर के। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया है। लोकसभा में मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग भी सदस्यों के द्वारा की गई है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये जो बढ़े हुए दर हैं इन पर किसी तरीके की लगाम लगती है या ये दरें और बढ़ती हैं, कितना उतार चढ़ाव होता है, ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 50 रुपए महंगा हो गया है रसोई गैस सिलेंडर, और पेट्रोल और डीजल की बात करें तो 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब आम जनता सवाल जरूर उठा रही है, क्योंकि चिंता की बात है, घर का बजट हिल जाता है इससे। और एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो रोजमर्रा की ये जरूरतें हैं, जिस पर अगर दाम की वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि आम जनता इसके लिए जरूर चिंतित होगी। वहीं अब आगे बढ़ते हुए आपको एक और खबर से रूबरू करा दें, जो कि राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, नगर निगम को लेकर के। जी हां, एक बार फिर से एमसीडी को एक
कर दिया गया है। तीनों ही एमसीडी को एक करने की मंजूरी केंद्र की तरफ से दी गई है। दिल्ली के तीनों नगर निगम को फिर से एक बार बनाने वाले विधेयक को मंगलवार को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कैबिनेट की बैठक का नेतृत्व किया और अब जब कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गई है तो इसके बाद इसे लोकसभा और राज्यसभा में भेजा जाएगा, वहां से पास कराया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा और फिर ये जो विधेयक है ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस पर तंज भी कसा है। तो देखिए, पिछले 10 सालों की बात करें तो एमसीडी पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है दिल्ली में, और इसके पहले अगर कुल बात करें तो 20 साल पूरे हो रहे हैं जब एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ही हैंडल करती रही है एमसीडी को, जिसके लिए आम आदमी पार्टी जो कि राज्य सरकार के तौर पर है दिल्ली में, हमेशा इस बात को भी उठाती रही कि एमसीडी चूंकि केंद्र सरकार के हाथ में है तो इसमें जो भी परेशानियां आती हैं तो उनके हाथ में नहीं होती उसको सॉल्व करने की। और इसी को देखते हुए अब एमसीडी के चूंकि चुनाव भी आने वाले हैं तो आम आदमी पार्टी की नजरें जो है लगी हुई थी, तैयारियां उनकी तरफ से की गई थी। अब आम आदमी पार्टी ने जैसे ही इस विधेयक को मंजूरी मिली कैबिनेट में तो आम आदमी पार्टी ने निशाना भी साधा। ये कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव में हार के डर से केंद्र की बीजेपी सरकार ने एकीकरण की ये प्रक्रिया वो लेकर के आई है। ये काम पहले भी हो सकता था लेकिन चूंकि चुनाव है तो इसको देखते हुए एकीकरण कर दिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि जो एमसीडी के चुनाव होंगे उसमें किस तरीके से चीजें होंगी, क्योंकि एकीकरण के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं कि 2011 की तरह तीनों नगर अगर मिलकर के एक हो गए तो क्या बदलाव होगा, साथ ही क्या वार्ड अभी भी 272 ही होंगे या फिर कम या ज्यादा हो जाएंगे। नए सिरे से परिसीमन हुआ तो इसमें कितना समय लगेगा, क्योंकि एमसीडी के चुनाव भी होने हैं और ऐसे में ये विधेयक लाना, इसको पास कराना, ये प्रोसेस भी एक तरीके से लंबा रहेगा। और इस बीच चूंकि चुनाव भी है तो इसको किस तरीके से देखा जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो एक बार फिर से दिल्ली में नगर निगम को एकीकृत किया गया है और अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव होता है, क्योंकि दिल्ली में नगर निगम चुनाव भी अपने आप में एक बहुत अहम रखता है। और नगर निगम में चूंकि भाजपा का वर्चस्व रहा है और इसके लिए आम आदमी पार्टी की जब से सरकार है दिल्ली में तब से उसकी नजरें हैं कि जो नगर निगम है वो आम आदमी पार्टी के साथ हो जाए, आम आदमी पार्टी का वर्चस्व वहां पर हो, और इसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो देखना होगा जब चुनाव होंगे तो क्या चीजें सामने आती हैं। कई सवाल हैं इसको लेकर के और इसका जवाब जो है आने वाले समय में ही मिलेगा। जो भी अपडेट होगा वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं, राजनीति की खबरों की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में चूंकि बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की और अब बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनने वाली है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी दूसरी पार्टी बनी है और इसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चूंकि करहल सीट से उन्होंने जीत हासिल की और वहां से विधायक हैं और वो लोकसभा के सांसद भी हैं आजमगढ़ से। तो इसको लेकर के चूंकि वो एक ही पद पर रह सकते हैं, ये भी नियम है, इसी वजह से ये बातें सामने आ रही थी कि हो सकता है या तो वो अपने विधायकी पद से इस्तीफा दे या फिर लोकसभा पद से सांसद के पद से इस्तीफा दे। तो अब ये तस्वीर भी साफ हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो करहल सीट से विधायक ही बने रहेंगे। उन्होंने लोकसभा के सांसद के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनका जो है कहना है कि वो विधायक के तौर पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कार्य करेंगे, विधानसभा में बैठेंगे ना कि संसद में बैठेंगे। तो वहीं आजम खान जो कि रामपुर से सांसद हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है क्योंकि उन्होंने भी अपना वो भी एक विधायक के तौर पर अब बैठेंगे। तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए अब लखनऊ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विधानसभा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि लोकसभा। और ये भी बात हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब ये देखा जा रहा है कि चूंकि उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दिया है और विधायक रहेंगे तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव ही
कमान संभालेंगे, ये भूमिका निभाएंगे विधानसभा में। ये खबर जो है लगातार सुर्खियों में रही है और एक चौंका देने वाली भी खबर रही है अखिलेश यादव का ये जो फैसला रहा है, क्योंकि लोग जब उन्होंने विधायक पद वो जीते थे तभी से ये बातें हो रही थी कि हो सकता है वो सांसद पद अपने पास रखे, संसद में जाकर के बैठे, लेकिन उन्होंने ये चौंका देने वाला फैसला लिया। विधायक के तौर पर वो विधानसभा में बैठेंगे, लखनऊ में बैठेंगे, ना कि दिल्ली में बैठेंगे। वहीं देखिए, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक और खबर है प्रदूषण को लेकर के, चूंकि समय समय पर एक सर्वे होता रहता है और ये पता किया जाता है कि कौन सा, अगर देश की बात करें तो कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो एक बार फिर से दिल्ली प्रदूषित राजधानी के तौर पर देखी गई है और कड़े कदम उठाने के बाद, चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार करती रही है, केंद्र सरकार भी करती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जो है देखी जाती है और उसी का नतीजा ये है कि एक बार फिर से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है दिल्ली। प्रदूषण के स्तर का सबसे ज्यादा जो स्तर रहा है नई दिल्ली में, आपको बता दें कि 96.4 PM 2.5 है राजधानी दिल्ली की। वहीं पूरी दुनिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सिर्फ देश की नहीं, पूरी दुनिया में दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। बांग्लादेश में ढाका है, तो ताजिकिस्तान में दुशांबे है, ओमान में मस्कट है, नेपाल के काठमांडू है, बहरीन की मनामा राजधानी है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। लेकिन जब इस लिस्ट को देखते हैं, दुनिया के राजधानी की लिस्ट देखी जाती है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित दर्ज की गई है। हालांकि कोशिशें जो है सरकारों की रही हैं, लेकिन हमेशा ये जो मानक रहा है हमेशा उस पर खरी नहीं उतर पाई है राजधानी दिल्ली। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दिल्ली में सूक्ष्म प्रदूषण कणों पर PM 2.5 के स्तर में 14.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। ये पिछले साल का आंकड़ा है, लेकिन इस बार जब एक बार फिर से सर्वे किया गया, आंकड़े सामने लाए गए, तो दिल्ली जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। ये देखिए, ये तमाम खबरें हैं जिस पर हमारी नजरें रहेंगी, क्या कुछ रहेगा। और राजनीति से ही जुड़ी एक और अहम खबर से भी आपको रूबरू करा दे। आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से कमान संभालने के लिए दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया और एक बार फिर से सीएम पद के लिए शपथ लेने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी, जिसकी भव्य तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं इस समारोह में, तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। तमाम वो बड़े नेता बीजेपी के पहुंचने वाले, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शिरकत करने वाले हैं आज के समारोह में। भव्य समारोह की तैयारियां की गई हैं, प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयारियां पूरी हैं और इस इंतजार है कि अब उत्तराखंड को उसका मुख्यमंत्री मिल जाएगा, क्योंकि 10 मार्च को जब रिजल्ट घोषित हुए थे तभी से सस्पेंस बरकरार था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खटिमा सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और उसी के बाद से बीजेपी के सामने ये चुनौती आ गई थी कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि सीएम फेस को लेकर के ही उन्होंने ये विधानसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन जब खटिमा सीट से पुष्कर सिंह धामी हार का उन्हें सामना करना पड़ा, तो उसके बाद से ही बीजेपी के सामने ये चुनौती होगी कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन चूंकि पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए, चूंकि उनका कार्यकाल बहुत कम था, 2021 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 6 महीने का ही उनका कार्यकाल था, लेकिन उस 6 महीने में जिस तरीके का उन्होंने नेतृत्व किया, बीजेपी मानती है कि जो 47 सीटें उनके खाते पे आई है उत्तराखंड में, वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की वजह से आई है। और इसी चीज को मानते हुए उन्होंने एक बार फिर से कमान पुष्कर सिंह धामी को दे दिया है। आज पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। ये भी खबर है कि कई मंत्री भी उनके साथ शपथ ले सकते हैं। हालांकि ये शपथ ग्रहण समारोह में ही इसका खुलासा होगा कि कौन कौन से विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, इसलिए आप इंडिया वॉइस लगातार देखते रहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए जो भी खबरें हैं उस पर अपडेट हम आपको आज देते रहेंगे। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और कल फिर हम हाजिर होंगे अखबारों की सुर्खियां लेकर के। नमस्कार।